हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आप लोग का इंग्लिश मैम प्रब्रजिता मैम और आज के क्लास में हम करने वाले और एक 2020 वाला चैलेंज जिसमें आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा और उस क्वेश्चंस को आप लोगों को आंसर्स बताना है, सॉल्व करना है। आज के क्लास में जो क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा क्योंकि गेम ऐसा है कि आपको लेवल अप करना जरूरी है, क्योंकि एक ही लेवल में अगर आप लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपका कभी इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा, आपका लेवल कभी अप नहीं होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस है, जो भी हमारे सेंट्रल लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें हमेशा एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक स्ट्रेटेजिक वे में चीजों को दिया जाता है ताकि वो चीज थोड़ा सा गुगली लगे, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप लोग। सो ऐसे पैटर्न्स के सवाल भी आप लोग को करना चाहिए, ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी आप लोग को देखना चाहिए, उसको उड़ाना भी चाहिए बैठ के। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चंस वाला गेम है उसको थोड़ा लेवल अप करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड विथ दैट आप लोग को एक पैटर्न समझ में आएगा, आपको एक स्टैंडर्ड समझ में आएगा कि किस स्टैंडर्ड से आप लोग क्वेश्चंस करते करते किस स्टैंडर्ड तक आप लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास और देखते हैं आज के क्लास में ऐसा क्या क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर आप लोग ऑलरेडी वो पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा एक कंसेप्ट क्लियरेंस रखे हुए हैं तो आप लोग अपनी तरफ से अपने स्टाइल में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास और देखते हैं ये जो 2020 वाला चैलेंज वाला सीरीज है इसमें ऐसे कौन से सवाल है इंग्लिश में जो आप लोग के एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर डैश एब्सेंट। ओके, सो यहाँ पे जो सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है वो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका नॉट ओनली से, जो कि पेयर बनता है आपका बट ऑल्सो के साथ। सो ये तो हम सभी को पता चल गए होंगे कि आप लोगों को कि ये एक पेयर है, जो पेयर आप लोग एसवीएमए में मिल जाएगा आप लोग को, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अभी बात ये नहीं है कि पेयर वाइज कुछ सवाल बन रहा है कि नहीं, बात ये है कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स है और वो सारे सब्जेक्ट्स कौन से वाले पेयर से वो ज्वाइन किया हुआ है, और उसी चीज के ऊपर डिपेंड करके आप जो यहाँ पे एक वर्ब यूज करने वाले हो, यहाँ पे दिस ब्लैंक पे ये वर्ब आप कौन से वाले वर्ड यूज करोगे, मतलब कौन सा वाला वर्ब आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, हैव भी लिखा हुआ है, जो कि है आप लोग का एक प्लूरल वाला वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे एक है इज जो कि है आपका सिंगुलर वाला वर्ब। अभी बात ये है कि सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, तो यहाँ पे आपका बन गया द स्टूडेंट्स बनता है आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है, और द टीचर बन गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप लोग कौन सा वाला सब्जेक्ट को देख के या फिर कौन सा वाला पेयर को देख के या फिर क्या चीज के ऊपर डिपेंड करके आप लोग कौन सा वाला वर्ब को लेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो आपके ऑप्शंस में प्लूरल ऑप्शन ज्यादा है, आपका वेयर है, आर है, हैव है, तो ये सारे वर्ब्स आपका प्लूरल फॉर्म में यूज किया हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सारे वर्ब्स को हम प्लूरल में ही यूज करते हैं, राइट। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट इज, व्हेन वी टॉक अबाउट वाज, व्हेन वी टॉक अबाउट हैज, ये सारे बन जाते हैं हमारे सिंगुलर वर्ब्स, राइट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन सकता है, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा समय तो हम देंगे आप लोग को आज ताकि आप लोग सॉल्व कर सके इस क्वेश्चन को। आंसर बताइएगा क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोग को, क्योंकि जो पेयर आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये दोनों जो सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, ये दोनों सब्जेक्ट को ये पर्टिकुलर पेयर ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो आप लोग का बन सकता है प्लूरल क्योंकि दो सब्जेक्ट है, बट देन यहाँ पे जो पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका कुछ बनेगा कि नहीं, कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग कोई दूसरा वाला वर्ब का फॉर्म भी ले सकते हैं। तो शायद आप लोग ने आंसर दे दिया होगा, आप लोग गैस कर सकते हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सिंगुलर वाला वर्ब, जो कि एक ही था, वो था आपका
ईज, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपका सिंगुलर वाला वर्ब जो कि था आपका ईज वाला वर्ब। अभी ये जो ईज वाला वर्ब हमने यूज किया है वो क्यों किया है उसको हमें समझना है। हमने यहाँ पे जो ईज वाला वर्ब यूज किया है बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ये जो टीचर वाला सब्जेक्ट था वो था आपका सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, और ये सेकंड सब्जेक्ट आपका वर्ब का एकदम पास बैठा हुआ था। आपका जो ब्लैंक है, आप लोग अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको वर्ब ऐड करना है, और ये वर्ब जो आप ऐड करेंगे वो एकदम क्लोज में बैठा है द टीचर। अभी द टीचर को अगर आप लोग गौर से देखेंगे, टीचर आपका बन गया है यहाँ पे सिंगुलर वाला सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर्स बताया नहीं गया है, ठीक है, प्लूरल वाला फॉर्म तो यूज नहीं किया हुआ है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन गो विद अ प्लूरल वर्ब। हम प्लूरल वर्ब को उठा नहीं सकते, यहाँ पे तो बहुत सारे प्लूरल वर्ब्स हैं, हम कोई किसी को भी उठा सकते थे पर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि द टीचर इज रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव टू ऐड वर्ब। हमें कौन सा यूज करना है? हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बना है, ये करेक्ट आंसर क्या बना है? इज बन गया है आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ब एग्री कर रहा है वो वर्ब एग्री कर रहा है हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के फॉर्म के साथ, ठीक है। अभी ये सब्जेक्ट का फॉर्म अगर प्लूरल होता तो शायद हम वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते थे। अभी बताइए ये जो 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये 4 सेंटेंसेस के बीच में आप कौन सा सेंटेंस को बोलेंगे एज ए करेक्ट सेंटेंस? क्योंकि एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक ही है और ऑब्जेक्ट भी एक ही है और वर्ब भी एक ही है, पर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वाला आपका करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज करना है, उसको निकालना है आप लोगों को, ठीक है। अभी करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो बताना है आप लोगों को। यस एवरीवन, द सीनरीज हियर आर ब्यूटीफुल बोला गया है आपका पहला वाला ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है द सीनरी हियर इज ब्यूटीफुल, the scenery here are beautiful is the third option, and fourth option is the sceneries here is beautiful। अभी बात ये है जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल फॉर्म में 2 ऑप्शन है आपके पास। प्लूरल फॉर्म का ऑप्शन अगर आप लोग बोलेंगे ऐसे करेक्ट सेंटेंस तो आपका बनेगा 2 ऑप्शन, एक है ए, दूसरा है डी, दैट इज 1 and 4, क्योंकि यहाँ पे आपका सीनरीज लिखा हुआ है, सीनरीज लिखा हुआ है, और ये दोनों में आपका डिफरेंसेस ये है कि सीनरीज लिखे यहाँ पे लिखा गया है आर, और लास्ट वाला ऑप्शन में सीनरीज लिखे यहाँ पे लिखा गया है इज। ये बन गया आपका 2 प्रकार का ऑप्शंस एंड 2 प्रकार का सेंटेंस, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन आपके पास है वो है सीनरी वाला ऑप्शन, जो कि बन गया है दूसरा, मतलब 2 ऑप्शंस बना है 2 and 3, ओके, 2 and 3। अभी यहाँ पे इज यहाँ पे लिखा गया है एक में एंड दूसरा में लिखा गया है आर। सो अगर आप लोग गौर से देखेंगे आप लोगों को शायद ही ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो शब्द लिखा है सीनरी, ये सीनरी इसका कुछ प्लूरल फॉर्म की यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप सीनरी का प्लूरल फॉर्म लेने जाओगे तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि सीनरी तो हम लोग सीनरी ही बोलते हैं, राइट। तो अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, बिकॉज पहली बात तो सीनरीज नहीं लिखना है, पहली बात तो आपका सीनरीज नहीं लिखना है वो गलत है, बिकॉज यू कांट यूज इट इन ए IES कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो तो गलत है ही। इसके साथ जो आर वाला सीन बन रहा था आपका वो भी आपका गलत हो जाएगा, जहां पे भी आपका आर वाला सेंटेंसेस है वो सारे हो जाएगा आपका गलत। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो पहली बात तो मैंने बोला सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अभी मैंने बोला आर वाला सेंटेंसेस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आर था और यहाँ पे आर था, तो तीनों ही कट गया यहाँ पे। अगर तीनों कट गया तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका नंबर बी, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट सीनरी, और सीनरी में हमको यहाँ पे कोई भी प्लूरल वाला फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके वजह से इसमें जो हम लोग आंसर लिखेंगे, इसमें जो वर्ब हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम सिंगुलर वर्ब रेदर देन यूजिंग प्लूरल वर्ब। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो हुआ है आपका इज वाला वर्ब, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
He is one of those students who dash always on time. सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है ही वाला शब्द के साथ, उसके बाद अगर आप लोग अच्छे से गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वन ऑफ वाला सिनेरियो भी है। अभी वन ऑफ के साथ मैक्सिमम टाइम हमें प्लूरल नाउन ही दिखता है, ठीक है। बात बस यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, बात हमारा हु तक भी गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में हु वाला वर्ड भी है जो कि एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, जो कि एज ए व्हाट प्रोनाउन काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखा है उसमें से आपके पास है इज, आर, was एंड हैज बीन। सो आपको बताना है कौन सा बनेगा आपका करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को लिख के दिया है जिस इंडिकेटर्स को देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से वर्ब फॉर्म को यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे। जैसे कि लाइक सिंगुलर करेंगे या फिर प्लूरल करेंगे, वो आप लोग देख के ही बता सकते, क्योंकि मैंने सेग्रीगेट करके डिवाइड करके आप लोगों को वो इंडिकेटर्स को दिखा दिया। पहला इंडिकेटर है आपका ही से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, जैसे कि लाइक वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। अभी आप लोगों को बताना है विच वन विल बी द आंसर, कौन सा वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है बोल के वी कैन गो विद अ प्लूरल वर्ब, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका आर वाला आंसर। बिकॉज यहाँ पे जो आप आर को यूज कर रहे हो ना, ये आर एक्चुअली आप एक्सप्लेन कर रहे हो हु वाला सिचुएशन को, जो हु वो सारे स्टूडेंट्स को बता रही है जिस स्टूडेंट्स के बारे में ही के साथ कंपैरिजन किया गया है कि ही मतलब वो लड़का वो सारे स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे स्टूडेंट है जो उन लोगों की तरह ही हमेशा टाइम में होते हैं, ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ पे सारे स्टूडेंट सारे छात्रों को बता रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे, और इसी वजह से हमने यहाँ पे जो वर्ब को यूज किया है वो है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पे कहाँ पे एक्चुअली, अच्छा एरर वाला क्वेश्चन था पर एरर वाला क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच, एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख के दिया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पे मेटाफोर है ये वाला सेंटेंस, या फिर पर्सनिफिकेशन है, या फिर हाइपरबोल है, या फिर आयरनी है। अभी बात यह है कि मेटाफोर होता है जहां पे हमको एक डायरेक्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन दिखता है, ठीक है। एक डायरेक्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन आपको जहां पे दिखेगा वो बन जाएगा आपका मेटाफोर, ठीक है। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है कोई भी चीज को अगर आप एक ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो, कोई भी चीज को अगर आप एक ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो, वो लिविंग नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम नॉन लिविंग होता है, और उस चीज को आप ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो, जैसे कि लाइक हंसना, छूना, रोना, इमोशंस दिखाना, ये सारे चीजें हमारे ह्यूमन एक्शंस होते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं। तो ये सब चीजें जब आप एक नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐड करके बताओगे तो वो बन जाएगा आपका पर्सनिफिकेशन। तो ये है आपका मेटाफोर, ये है आपका पर्सनिफिकेशन। अभी यहाँ पे लिखा है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है जब आप कोई भी चीज को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो, तो वो बनता है आपका हाइपरबोल, क्योंकि वहां पे आप एक बात जो शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्स वे में आप बता सकते हो, आप वो वाला पाथ चूज ना करके जब वो चीज को आप खींचोफाई करके जब उस चीज को आप बोलने जाते हो या फिर करने जाते हो, उसको बोला जाता है हाइपरबोल। एंड आयरनी हमेशा होता है जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला कुछ अगर हो जाए तो वो बनता है आपका आयरनी। अभी आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, डेथ
लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपका कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच में आएगा, मेटाफोर में आएगा, या फिर पर्सनिफिकेशन में आएगा, या फिर हाइपरबोल में आएगा, या फिर आयरनी में आएगा। थोड़ा सा समय दिया है आप लोग को आंसर बताना है। क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर एवरीवन? क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोग को? मेटाफोर, या फिर पर्सनिफिकेशन, या फिर हाइपरबोल, या फिर आयरनी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे आईसी हैंड्स के बारे में बात कर रहा है, और ये आईसी हैंड्स किसके बारे में बात कर रहा है? डेथ के बारे में। डेथ का हाथ होता है क्या? डेथ थोड़ी ना इंसान है, इसका कभी हाथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऐसे चीजों में जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को ऐड करते हैं, जैसे कि लाइक जिस चीजों में ह्यूमन क्वालिटीज का ऐड होने का कोई सीन बनता ही नहीं है, ऐसे चीजों को हम हमेशा बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। ओके, इसको क्या बोला जाता है? पर्सनिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी आप लोग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेंटेंसेस दिखेंगे, आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि आप मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ओके, आप मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के ऑप्शंस में लिखा है he is so weak that he cannot walk, he is very weak that he cannot walk, he is so weak to walk and he is weak that cannot walk। तो आपका जो सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा है उसका मतलब ये है कि वो इतना दुर्बल है, कि इतना वीक है कि वो पैदल नहीं जा पा रहा है, या फिर वो वॉक नहीं कर पा रहा है। राइट, तो उसी चीज को अगर बताना हो तो आप ए वाला ऑप्शन लोगे, या फिर बी वाला ऑप्शन लोगे, या फिर सी वाला ऑप्शन लोगे, या फिर डी वाला ऑप्शन लोगे। कौन सा वाला बनेगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सा वाला बनेगा आपका करेक्ट आंसर? यस एवरीवन, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? याद रखना है, यहाँ पे आप मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते? मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मीनिंग नहीं चेंज होगा तो क्या बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यस, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट सो वीक। राइट, वो इतना ही वीक फील कर रहा है कि ही कैन नॉट वॉक, वो पैदल नहीं चल सकता है, वो पैदल बिल्कुल नहीं चल सकता। तो उसी के बारे में हमारा ये वाला सेंटेंस बोला है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका नंबर ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he dash a novel when I entered। right, he dash a novel when I entered बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? he dash a novel when I entered। अभी बात ये है कि ये वाला जो पार्ट है वो बनेगा आपका एक वर्ड इंडिकेटर। ओके, वर्ड इंडिकेटर बता सकते हैं आप लोग, या फिर टाइम इंडिकेटर बता सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके आप एक पर्टिकुलर टेंस को पकड़ सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली आपको कौन सा वाला टेंस को यूज करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए लिखा क्या है। आई का हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और एंटर्ड का हो गया आपका V2। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V2 बन गया आपका कौन सा वाला टेंस बना है? सब्जेक्ट प्लस V2 बन गया है आपका पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस जो कि होता है टू डू वाला फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है V2 वाला फॉर्म। ठीक है, अभी पास्ट सिंपल टेंस अगर इस तरफ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप प्रेजेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट वाले जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सारे आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि this part of the sentence is already based on what? past tense। this part of the sentence is already based on past tense। तो इसी वजह से आपका जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला जो सेक्शन है, वो भी क्या बन जाएगा आपका? पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो अगर पास्ट टेंस में बनेगा, कोई भी पास्ट फॉर्म आप डाल दो, आपका सही हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट देन आप प्रेजेंट फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर फॉर्म आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, आप
आपका पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा वही आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो उसको उड़ा सकते हैं। दूसरा वाला आपका was है तो इसको रख सकते हैं। तीसरा वाला में read लिखा हुआ है और he के साथ हम he, read, read ऐसा वाला यूज कर सकते तो इसको हाथ में रख सकते हैं। और दूसरा, तीसरा, चौथा हैज read वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका हैज लिखा हुआ है जो कि है आपका प्रेजेंट वाला फॉर्म। अभी he read a novel when I entered, दोनों का फॉर्म्स एक ही जैसा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे समझ रहे हैं कि जब हम गए थे, जब हम एंटर किए थे, वो कुछ कर रहा था तो वो क्या कर रहा था उस चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप वैसे बताने जाओगे तो आपका पहली बात तो एक्शन बताना होगा कि वो कर क्या रहा था। ठीक है, और दूसरा बात वो चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में था क्योंकि वो कर रहा था, ऐसा नहीं है उसने स्टॉप कर दिया था या फिर खत्म हो गया था, ऐसा सीन नहीं बना है। यहाँ पे हमको ये बताना है कि जब मैं उसके रूम में गई तो वो कुछ कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में हमेशा वो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है और जब भी हमें वो पता होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म बनेगा वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस वाला फॉर्म जो कि है आपका नंबर बी वाला ऑप्शन। और बी वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, was reading लिखा हुआ है जो कि बनेगा आपका करेक्ट वाला आंसर। he was reading a novel, वो नोवेल पढ़ रहा था when I entered his room। ओके, जब मैं उसके रूम में गई तब मैंने देखा कि वो एक नोवेल पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which word is incorrectly spelled। यहाँ पे आपका कौन सा वाला वर्ड है जो incorrectly spelled है, मतलब कौन सा वाला ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड भी लिखा होता है तो उसको आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछे क्या गया है। तो यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपका बनेगा एक निगेटिव वाला ऑप्शन जिसमें आपका जो सेंटेंस का जो वर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। पहला है आपका कॉन्शियस, दूसरा है आपका प्रिविलेज, तीसरा है आपका मिलेनियम एंड चौथा है आपका इकोमोडेट। अभी आपको बताना है यहाँ पे 4 शब्दों के बीच में से आप कौन सा ऐसा शब्द को बोलेंगे एज एन इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन से शब्द को आप गलत बोल के कंसीडर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर भी बताना है क्योंकि एग्जैक्टली क्या वर्ड होना चाहिए था उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, करेक्ट वाला फॉर्म भी जानना है क्योंकि आप लोगों को अगर ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली स्पेलिंग क्या बनता है उस वर्ड का तो फिर तो आपको एग्जाम में जाके दिक्कत होगा। इसी वजह से क्या करना है, आपको हमेशा इनकरेक्ट वाला स्पेल्ड वाले वर्ड्स का जो भी स्पेलिंग है उसको आपको ध्यान में रखते हुए याद रखना है क्योंकि वो चीज आपका एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले से देखें, ए भी करेक्ट है, कॉन्शियस ठीक है, प्रिविलेज में भी आपका डी वगैरह ये सब ऐड नहीं किया है वो भी ठीक है, मिलेनियम में थोड़ा सा गड़बड़ तो हमें दिख रहा है और एकोमोडेट में भी कुछ गलत है नहीं, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अभी मिलेनियम ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यस, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिलेनियम में आपका डबल एल तो है ही पर इसके साथ आपका डबल एन भी होना चाहिए था, इसी वजह से आपका ये बन गया है क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिकॉज यहाँ पे आपने देखा है एन जो लिखा है लेटर ये सिर्फ एक ही लेटर लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था एन वाला लेटर एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका बन गया करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस का एक फिगर ऑफ स्पीच को आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है लाइफ इज ए वॉकिंग शेडो। ये जो हमारा जिंदगी है, ये जो हमारा जीवन है, वो जीवन और ये जिंदगी ये एक वॉकिंग शेडो है। ठीक है, अगर ये बात को अगर आप लोग को थोड़ा सा होने से भी कुछ आइडिया मिला तो इसमें सिमिली ऐड हुआ है या फिर मेटाफोर है ये या फिर आयरनी है या फिर ऑक्सीमोरन है, ये बताना है आपको। ठीक है, आयरनी का मैंने ऑलरेडी बोल दिया और ऑक्सीमोरन नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को एक बोनस टिप दे दिया या फिर बता सकते हैं आप लोग हिंट दे दिया है। अभी ये तीनों में से किसी एक ही बनेगा आपका करेक्ट आंसर, कौन सा बनेगा करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को कि सिमिली बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर या फिर मेटाफोर बनेगा करेक्ट आंसर या फिर आयरनी बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी के बारे में बात किया गया है और ये जिंदगी कैसा है बोला गया है, इज ए वॉकिंग शेडो बोला गया है।
तो इस चीज को अगर आपको समझाना हो, बोलना हो, आप कैसे बताओगे? आप कैसे बताओगे इस चीज को, बोलोगे कैसे आप? करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? यस एवरीवन, सिमिली तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए सिमिली में आपको ऐड करना होता है लाइक और एज को, ठीक है? क्योंकि लाइक और एज अगर सेंटेंस में है तो आपको वो वाला सेंटेंस सिमिली है बोल के पता चल गया ऑलरेडी, ठीक है? मेटाफोर में मैंने क्या बोला आपको? मेटाफोर में आपको डायरेक्ट कंपैरिजन दिखेगा चीजों के बीच में, तो यहाँ पे आप लोग को वही दिख रहा है, तो आंसर बनेगा मेटाफोर। आयरनी तो है नहीं, कुछ ऑपोजिट सेंस बना नहीं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर बी, मेटाफोर। बिकॉज लाइफ के साथ आपका वर्किंग शेडो का एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है और वही कंपैरिजन के साथ बात को बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट फ्रॉम दिस 4 सेंटेंसेस? अगर आप लोग ग्रामेटिकली करेक्ट बोल के कंसीडर करना चाहते हो ये चारों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस को, तो कौन सा वाला सेंटेंस को आप लोग बोलेंगे एज अ करेक्ट सेंटेंस? नो लेस देन 5 persons was killed, no less than 5 persons were killed, no fewer than 5 persons was killed and no fewer than 5 persons is killed. Okay, so करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप लोग को। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? अभी सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आप लोग का नो लेस देन के साथ, और उसके साथ साथ 5 पर्सन्स आपका फिक्स्ड है जो कि है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है? तो ये प्लूरल नाउन के साथ पहली बात तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल नाउन एडेड है एंड नो लेस देन भी बोल रहा है, सेंटेंस भी वैसा ही स्टार्ट हुआ है। तो वैसे भी अगर रूल अकॉर्डिंग जाए तो हम लोग को ऑलरेडी देख ही रहा है कि एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें आप लोगों का जो वर्ब है वो वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है? तो प्लूरल वाला वर्ब फॉर्म ही उठाना है आपको यहाँ से, क्योंकि वेयर जो है वो है आपका प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे आपका 5 पर्सन्स के बारे में बात बोला भी गया, नो लेस देन 5 पर्सन्स, मीनिंग भी वैसा ही निकल रहा है, तो इसके वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा आपका बी वाला। बाकी ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वर्ज है और यहाँ पे भी इज है, तो ये सारे बन गए आपके सिंगल वर्ब वाले ऑप्शंस, तो इसी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर बी, ठीक है? बी बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली यूज्ड इडियम। यहाँ पे ये बहुत ही मजेदार एक पर्टिकुलर करेक्ट सेंटेंस के ऊपर बेस का, हमेशा हम लोग ऐसे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस बेस्ड प्रीपोजिशन बेस्ड ये सब ही करते रहते हैं, पर यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिख के दिया है जो कि एक इडियम बेस्ड सेंटेंस है जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका ही किक्ड द बकेट एंड रिकवर्ड, he kicked the bucket yesterday, he kicked the bucket happily and he kicked the bucket to win। अभी आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा ये बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? यस बताइए, आंसर बताइए। इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर बी वाला ऑप्शन, ठीक है? इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर बी वाला ऑप्शन, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ही किक्ड द बकेट यस्टरडे। अभी बात ये है, ये वाला इडियम का मीनिंग क्या है वो आप लोगों को एज ए होमवर्क करना है, आप लोगों को ये पता लगाना है कि ये इडियम का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, ये पर्टिकुलर मीनिंग इडियम का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, उसको एज ए होमवर्क करना है, घर में बैठ के शांति से सोच के इसका आंसर निकालना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हु रोट दिस पोएम का अगर आप लोग वॉइस चेंज करना चाहते हो तो कौन सा बनेगा आपका वॉइस चेंज का आंसर? बाय होम वाज दिस पोएम रिटन, हु वाज रिटन दिस पोएम बाय, by whom this poem was written and this poem was written by whom। अभी देखिए वॉइस चेंज में आपका 2 ही फॉर्म बनता है चेंजेस में, एक फॉर्म बनेगा आपका एक्टिव वॉइस वाला एवी,
दूसरा फॉर्म बनता है आपका पैसिव वॉइस वाला पीवी। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो एक्टिव वॉइस में आपका क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि है इंटरोगेटिव फॉर्म में, जो कि आपको सवाल पूछा गया है। ठीक है, सेंटेंस को भी एंड किया गया है विथ एन इंटरोगेशन मार्क। ओके, सो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा करेक्ट आंसर वो बताना है। हु रोट दिस पोएम, अगर आप लोग ऐसे पूछोगे तो ये बनता है आपका एक्टिव वॉइस जो कि एक सवाल बन गया। अभी इसी सवाल वाले क्वेश्चन को अगर आपको पैसिव वॉइस में लाना है तो कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को, क्वेश्चन में रखना है। बाय होम से स्टार्ट होगा या फिर सिंपली हु से स्टार्ट होगा या फिर कुछ दीज वाला सेंटेंस बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए, हमने आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया है, करिए आंसर दीजिए, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बाय होम के साथ, बाय होम के साथ ही बनेगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आपका बाय होम वाला आंसर होगा तो अगर बाय होम वाला ऑप्शन देखना है तो आपको मिलेगा दो ऑप्शंस बाय होम वाला। अभी ये दोनों ऑप्शंस क्या क्या है, एक है आपका ए, दूसरा है आपका सी। बाकी जो दो ऑप्शन है इसको उड़ा दीजिए, इसको आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, बाय होम के बाद आपको देखना है टेंस कौन सा आप लोग यूज करेंगे। यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे आपको रोट लिख के दिया है ना कि राइट लिख के दिया है। रोट होता है आपका राइट वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि है V2, और आप सभी को पता है ये जो V2 वाला वर्ब है ये एक लौता ऐसा वर्ब है, मतलब वर्ब का फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल में यूज किया जाता है। बाकी कोई भी टेंस में आप लोग देख लो अच्छे से V2 वाला फॉर्म को यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा बनेगा तो इसमें आप लोगों को पास्ट टेंस को यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग पास्ट टेंस यूज करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो was वाला वर्ब बैठेगा ये was आगे बैठेगा या फिर पीछे बैठेगा, दैट्स योर क्वेश्चन। तो इसका अगर आंसर आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसका आंसर कैसे बनेगा, देखो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा पहला वाला। क्यों पहला वाला बनेगा, देखिए मैंने दिखा दिया आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस है आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में, और जब भी आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में कुछ करेंगे आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके ठीक पीछे आपको ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं जब भी हम क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंसेस को करते हैं या फिर इंटरोगेटिव रिलेटेड सेंटेंसेस जब करते हैं। पकड़ लीजिए अगर यहाँ पे हु नहीं होता तो हम यूज करते हैं यहाँ पे कुछ एक प्रकार के ऑक्सिलियरी वर्ब को, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब ऑलरेडी था और हमें पता चल गया कौन सा टेंस यूज किया है यहाँ पे। इसी वजह से हमने यहाँ पे पास्ट का ये was were वाला वर्जन को यूज किया है, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स को यूज करते हैं जब इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं होते, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के ठीक पीछे हम ऑक्सिलियरी वर्ब को ऐड कर लेते हैं। तो अगर ऐसे देखेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा नंबर ए वाला ऑप्शन जिसमें लिखा है बाय होम वाज दिस पोएम रिटन। इसमें आपका ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट, ये वाला एंड ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द एरर, आपको यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के बताना है कौन सा वाला पार्ट में आपका गलत कुछ लिखा हुआ है या फिर ग्रामेटिकल एरर है। फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम डिडंट दे बोला गया है। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका फ्यू से, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन टैग लिख के दिया है डिडंट दे, इसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो बढ़िया है, और अगर ठीक नहीं है, इस तरफ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है। पहला है फ्यू, दूसरा है पास्ट, मतलब आप फ्यू को ठीक कर सकते हैं या फिर आप पास्ट को ठीक कर सकते हैं या फिर आप डिडंट दे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तीन ही ऑप्शंस है। और अगर नहीं है, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप नो एरर ऑप्शन को उठा सकते हैं। अब बता सकते हैं कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर।
फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम डिडंट दे बोला गया है, राइट। फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम डिडंट दे बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत सारे सवाल है, ऑलरेडी करना है, चलिए आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए फ्यू जो शब्द होता है, फ्यू, लिटिल, ये सारे शब्द वर्ड्स एक निगेटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? ये एक निगेटिव मीनिंग देता है। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है आपका? क्वेश्चन टैग का रूल क्या बनता है? जब ये मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को याद रहेगा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सभी को जानना है, ठीक है। ये सभी को जानना है, ऐसा नहीं है कि किसी ने किया किसी ने नहीं किया। क्वेश्चन टैग का रूल ऐसा बनता है कि क्वेश्चन टैग हम तभी निगेटिव कर सकते हैं जब हमारे सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। पर जब सेंटेंस बनते हैं हमारे निगेटिव, कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नॉट वाला शब्द से ही निगेटिव कनोटेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे शब्द है इंग्लिश में जिसका कॉनोटेशन मतलब यूसेजेस, जैसे हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा निगेटिवली करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम करेंगे क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को शायद दिखने को आया कि यहाँ पे डिडंट लिख के दिया है, डिडंट। तो यहाँ पे हम सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है फ्यू से, जो कि है निगेटिव। इसके साथ हम डिडंट को यूज नहीं कर सकते। हम डिडंट को क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डीड को यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डीड को यूज कर सकते हैं। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका करेक्ट वाला आंसर, क्योंकि सी में डिडंट दे लिखा हुआ है। डिडंट को ठीक करके आपको करना चाहिए था डीड दे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका फ्यू के साथ और फ्यू बनता है आपका निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग हैज टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सिनोनिम बताना है ऑब्सोलीट वाला वर्ड का। ऑब्सोलीट वाला वर्ड कैसा सिनोनिम बनता है इसका, ये बताना है। मॉडर्न, आउटडेटेड, यूजफुल एंड एक्टिव। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है हम लोग ने। आंसर्स बताइएगा। जो ऑब्सोलीट वाला वर्ड है इसका अगर नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग आप लोग लेना चाहो तो कौन सा वाला वर्ड को लेंगे आप लोग? मॉडर्न लेंगे, आउटडेटेड लेंगे, यूजफुल लेंगे या फिर एक्टिव लेंगे? आंसर बताइएगा। आंसर बताना है आप लोग को। यस एवरीवन, इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा बी वाला आंसर, जो कि होता है आपका आउटडेटेड। नेक्स्ट, much people attended the meeting. okay, much people attended the meeting. सेंटेंस में कुछ एरर है कि नहीं वो बताना है। ऑप्शंस में लिखा है मच, पीपल, अटेंडेड एंड मीटिंग। चार ऑप्शंस में आपको चार चार शब्द को लिख के दिया है। अभी आपको बोलना है कौन सा वाला शब्द में, कौन सा वाला ऑप्शन में आपका गलत लिखा हुआ है, बताना है। यस एवरीवन, करेक्ट आंसर बताइए। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका मच के साथ और ये मच करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं ये बताना है, क्योंकि साथ में बैठा हुआ है पीपल। और पीपल क्या बनता है आपका? काउंटेबल नाउन बनता है, क्योंकि आप लोगों को काउंट कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो अनकाउंटेबल नहीं है तो इसके साथ हम मच को कैसे यूज कर सकते हैं? मच को कैसे यूज कर सकते हैं हम? कुछ और शब्द यूज कर सकते थे कि नहीं? तो अगर आप लोग गौर से देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका नंबर ए वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मेनी होने से भी ठीक था बट मच तो करेक्ट नहीं है। पीपल इज काउंटेबल, राइट। पीपल, लोग, हम जैसे लोग, और हम जैसे लोगों को कोई भी बाहर से आके काउंट कर सकते हैं, राइट। वी आर काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे हम मच को यूज नहीं कर सकते, तो वो गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नरेशन। आपको एक करेक्ट नरेशन को चूज करना है। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू। आंसर्स आपको यहां से ढूंढना है। चार चार ऑप्शंस लिख के दिया है, आंसर्स बताइए। एक बार गैस करके देखिए, एक बार गैस करके देखिए कौन सा बन सकता है आपका करेक्ट आंसर। कौन सा बनेगा आपका करेक्ट आंसर, बताइए। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, शी सेड दैट शी वुड हेल्प यू एंड शी सेड आई वुड हेल्प यू। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को ये पता चल जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका
नंबर ए वाला ऑप्शन, राइट, यस, नंबर ए। क्यों? क्योंकि शी सेड, पहली बात तो यहाँ पे शी सेड लिखा हुआ है, साथ में दैट है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको दैट लगाना है एज अ कंजंक्शन। तो सीधा सीधी क्या, अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे उसमें कहीं पे भी दैट वाला वर्ड लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, काट दो, यहाँ पे भी नहीं है, काट दो, यहाँ पे भी नहीं है, काट दो। करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका नंबर ए वाला ऑप्शन। Which sentence is correct? Neither he nor I are guilty. Neither he nor I is guilty. Neither he nor I am guilty. And neither he nor I were guilty. ये वाला सवाल आप लोग को एज ए होमवर्क दे रहे हैं हम, ताकि आप लोग घर में कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, He has great dash for music. तो यहाँ पे म्यूजिकली इसका बहुत एक अच्छा टेस्ट है, उस बात को अगर बताना हो तो आप कौन सा वाला शब्द को यहाँ से उठाएंगे? ग्रेटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्या बोलेंगे यहाँ पे? कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सब सवाल आपका वोकैब टेस्ट करता है, आपको कितना नॉलेज है पर वर्ड्स, ये सब टेस्ट करता है। सो ही हैज ग्रेट डैश फॉर म्यूजिक जो बताया गया है यहाँ पे, कौन सा वाला वर्ड बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, आंसर बताएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर ए, राइट, क्योंकि वो एक भूख, क्योंकि एक टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो एक एप्टीट्यूड बन जाएगा, इसके वजह से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नंबर ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कुछ 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को दे सकते थे, पर अच्छा ये बनेगा आपका लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है बताइए? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ परनीशियस। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसको स्किप करना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ परनीशियस। परनीशियस जो शब्द है, इसका अगर आप लोग करेक्ट मीनिंग को उठाओगे तो कौन सा वाला बनेगा आपका करेक्ट आंसर? परनीशियस का करेक्ट आंसर बताएगा। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आप लोग का। परनीशियस का एक करेक्ट आंसर अगर बताना है तो कौन सा बोलेंगे आप लोग? हार्मलेस बताएंगे, या फिर बेनिफिशियल बताएंगे, या फिर हार्मफुल बताएंगे, या फिर यूजफुल बताएंगे? इसमें से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? परनीशियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारे काम में आए, ठीक है, उसमें से हमारा कुछ बेनिफिट होता है, तो ऐसे चीजों को हम बेनिफिशियल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज के क्लास यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये क्लास तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि लेवल अप तो करना है, क्वेश्चंस और भी करना है हमें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं फ्यूचर में भी। एंड आप लोग अपडेटेड रहिएगा, क्लासेस करते रहिएगा एंड फॉलो अप करते रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, लव लव।